ये अपूर्व कॉलोनी है जहां रमना और सुरेखा का एक विवाहित जोड़ा रहता है। रमना की अपनी एक दुकान है और सुरेखा एक दवाई की दुकान संभालती है। इस तरह वो अपनी बेटियों ललिता और जलिता की देखभाल करते हैं। बड़ी बहन ललिता हकलाती है और ठीक से बोल नहीं पाती और छोटी बहन जलिता जरा बहरी है और ठीक से सुन नहीं पाती। ललिता 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 अपनी माँ की बात सुनकर अपने बेडरूम से हॉल में आती है। क्या माँ? अपने पिता की दुकान पर जाओ और आधा किलो काजू और कुछ रवा ले आओ। मैं काजू डालकर उपमा बनाऊंगी जो तुम्हारी बहन को पसंद है। ललिता अपने पापा की दुकान के लिए निकल जाती है और वहां तुमको क्या चाहिए बेटी? पापा, माँ ने आधा किलो काजू मंगवाया है, दे दीजिए। माँ ने तुमको कौन सा मेवा लाने के लिए कहा था? यही तो पापा, उसे आधा किलो। इसी बीच एक ग्राहक दुकान पर आ जाता है। वो बेटी की बात सुने बगैर ग्राहक से पूछता है, बताइए भाई, क्या चाहिए आपको? मुझे 250 ग्राम चने की दाल दे दीजिए। फिर वो ग्राहक के लिए चने की दाल पैक करता है और ग्राहक उसे पैसे देकर चला जाता है। अब बताओ ललिता, माँ ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा था? बस इतना ही पापा कि माँ ने मुझे आधा किलो काजू लाने के लिए कहा था। बेटी जिस तरह से कह रही थी, राम बड़ी उलझन में पड़ गया था। का क्या मतलब? ये क्या हो सकता है? कौन सा मेवा क्या अक्षर से शुरू हो सकता है? मूंगफली नहीं, अखरोट नहीं, तो क्या हो सकता है? ये क्या मंगवाया है? समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। क्या हुआ पापा? माँ ने मुझे काजू लाने के लिए कहा है। अंत में अपनी बेटी के बोल देने पर रमना को समझ आ जाता है। ओ, तुम्हारा मतलब है कि माँ ने तुम्हें आधा किलो काजू लाने के लिए कहा। और उसने वो होता है ना रोज। ओ, तुम्हारा मतलब राई? नहीं पापा, रवा लाने के लिए कहा था। अब मैं समझ गया कि माँ ने आधा किलो काजू और आधा किलो रवा मांगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ललिता हाँ में मुंडी हिलाकर अपने पिता को देखकर मुस्कुराती है। रमना तुरंत दुकान से आवश्यक सामान पैक करता है। ललिता उसके साथ घर लौटती है और माँ काजू का उपमा तैयार करती है और अपनी बेटियों को खिलाती है। कल मैं और तुम्हारे पिता काम के लिए शहर निकल रहे हैं। तुम दोनों प्लीज संभल कर रहना हमारे पीछे। ठीक है माँ। जलिता जो बहरी थी, मजे से अपना उपमा खा रही थी। उसे पता जो नहीं था कि उसकी माँ उसे क्या बताना चाह रही है। अगले ही दिन माता पिता शहर चले जाते हैं। क्या खाएंगे हम? डोसा बना ले। दीदी, मुझे लगता है कि हमारे पास फ्रिज में डोसा बैटर रखा है। मेरे लिए कुछ डोसा बना दो ना। मैं भी ये कहना चाह रही थी। तुमने खा लिया दीदी? ठीक है, तो मैं खुद बना लेती हूँ। नहीं खाया। मैं भी खाऊंगी डोसा। जलिता को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो धीरे से फ्रिज की तरफ गई और बैटर निकाला। ललिता भी उसके पीछे पीछे आ गई। जलिता अपना डोसा बनाने लगती है और एक के बन जाते ही ललिता उसे ले लेती है और खाने लगती है। जब पूछा था तो तुमने कहा तुमने डोसा खा लिया। मेरी थाली से क्यों ले लिया फिर? मैंने कब कहा ऐसा? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जब तुमने मना कर दिया था तो अब क्यों ले लिया? मैं हकलाती हूँ और मेरी बहन ऊंचा सुनती है। We are made for each other। जोर से बोलो, तुम्हें पता है ना कि मैं ठीक से सुन नहीं सकती। चांद की तीरे बोलती हो तुम। डोसा अच्छा है बहुत। क्या नमक कम है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ठीक है, तो 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ।
इतना कहकर जलिता घोल में एक चम्मच नमक डालकर डोसा बनाकर अपनी बहन की थाली में और रख देती है। डोसे में नमक बहुत ज्यादा हो जाता है। नमक ज्यादा हो गया। नमक डाल दिया पूरा 1 चम्मच। अब बहुत अच्छा लग रहा है ना? जलिता एक डोसा बनाती है और जैसे ही खाती है ललिता की हंसी छूट जाती है और वो हॉल में बैठने आ जाती है। टीवी शुरू करना। जलिता रिमोट लेती है और सोफे पर बैठ जाती है। जरा वो कपिल शर्मा शो लगाना जल्दी से। दीदी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैं कपिल शर्मा शो देखूंगी, उसके बाद ही दूंगी आपको रिमोट। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ ना। ललिता को कुछ कहते देख जलिता को गुस्सा आ जाता है। आप इसे पसंद करें ना करें, मैं आपको रिमोट नहीं दूंगी। कल मैंने वही देखा था ना जो आप देखना चाहती थी। आज मेरी बारी है। चुप रहो। तुम तो कुछ ठीक से सुन ही नहीं पा रही। लड़ क्यों रही हो? जलिता अपनी बहन के सवाल को समझने की कोशिश करती है और ये कहकर जवाब देती है, हाँ, मैं डायलॉग नहीं सुन सकती, लेकिन उनके एक्शंस तो देखूंगी ना। जैसे ही टीवी चालू करने की कोशिश करती है, बिजली चली जाती है। ललिता हंसती है। ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना के क्यों हंस रही हो तुम? हाँ, अच्छा थोड़ी लग रहा है। तुम सड़ा मुंह कह रही हो मुझे? हाँ, इतनी हिम्मत तुम्हारी? जो भी तुम कह रही हो मैं वो सुन नहीं पा रही, इसलिए कहती रहो जो कहना है। फिर वे दोनों कुछ समय लॉन में बिताती हैं। हंसते खेलते कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरेखा वापस आती है और अपनी दुकान में चली जाती है। ललिता अपने दोस्तों के साथ कहीं चली जाती है। रमना को अचानक पेट में दर्द उठता है। ओह, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। काश कोई जाकर मेरे लिए कोई दवा ला पाता। अभी घर पर कौन है? तभी वो अपनी बहरी बेटी जलिता को घर पर टीवी देखते हुए पाता है। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वो सुन तो पाएगी नहीं। फिर वो जाता है और टीवी बंद कर देता है। क्या हुआ पापा? हमारी फार्मेसी में जाओ और मेरे पेट दर्द के लिए कोई दवा ले आओ। क्या कह रहे हो पापा? क्या कह रहे हो फिर से? जाओ दवा। पापा क्या बोल रहे हो? आप अपना पेट पकड़ रहे हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या आपको? रमना ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो जलिता तुरंत दवा के लिए दुकान की ओर दौड़ पड़ी। जलिता क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई? पापा को टैबलेट चाहिए माँ। क्यों? मुझे नहीं पता। उन्होंने बहुत बिरयानी खाई और मुझे लगता है कि हजम नहीं हुई। क्या तुम्हारे पापा ने तुमको ये बताया? वो दर्द से अपना पेट पकड़े हुए थे तो मैं तुम्हारे पास आ गई भाग के। सुरेखा तुरंत गोलियों के साथ घर जाती है और दर्द में तड़प रहे रमना को दवाई देती है। उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। उसकी बेटी, जो हालांकि सुन नहीं सकती थी, लेकिन इशारों से समझकर अपने पापा की मदद कर लेती है। ये सोचकर वो उसे गले लगा लेती है और प्यार करती है। रंगनाथपुर में अमरेंद्र और प्रगति नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी चंद्रिका नाम की एक बहुत ही घमंडी बेटी थी। चंद्रिका कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी प्रगति चंद्रिका के कमरे में गर्म नाश्ता लाती है और देखती है कि उसका कमरा बहुत गंदा पड़ा हुआ है। ये कमरे का क्या हाल बना रखा है चंद्रिका? तुम अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों नहीं रखती हो? कितनी भी सफाई करो तुरंत गंदा कर लेती हो। ये मेरा कमरा है, यहाँ बस मेरी मर्जी चलेगी। मैं चाहूँ तो हर महीने 25,000 फेंक कर नौकर रख सकती हूँ। इतने सारे पैसे का करना क्या है? हाँ बोलो न माँ, तुम ये सवाल अपने पिता से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। खैर, अभी तो मैं कॉलेज जा रही हूँ और शाम में जब मैं वापस आऊंगी तो पापा से इस बारे में बात जरूर करूंगी। ठीक है मॉम? अरे नाश्ता तो करती जाओ, इसे आप ही खा लो। अब घर पर कोई कुक क्यों नहीं रख लेती हो? मुश्किल से महीने का 5,000 का खर्चा होगा।
अमीर लोग कभी भी अपना काम खुद नहीं करते, हर काम के लिए नौकर रखते हैं। सोसाइटी में हमें अपना स्टेटस बना कर रखना चाहिए। आप तो एकदम हाउसवाइफ, इतनी अहंकारी मत बनो, घमंड मुझ पर फपता है मॉम। ये कहकर चंद्रिका घर के बाहर चली गई, जहां उसके पिता अमरेंद्र उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, तुम्हारा घमंड तुम्हारी सुंदरता तुम्हें लग सकती है, लेकिन बाहरी दुनिया इसे स्वीकार नहीं करेगी। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, इसलिए हम तुमको हर काम तुम्हारी मर्जी से करने देते हैं, लेकिन बाहर का कोई तुम्हारे इतने नखरे नहीं उठाएगा। कम ऑन पापा, कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता। मैं चंद्रिका हूँ, अपनी मर्जी की मालिक। इस तरह से बोलकर चंद्रिका कार में बैठकर कॉलेज चली जाती है। उसी गांव में कविता एक गरीब महिला थी, जो अपनी बेटी अवनी के साथ रहती थी। वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी और अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। अवनी कॉलेज के लिए तैयार होकर बाहर आती है, जहां उसकी माँ उसके लिए दोपहर का भोजन लेकर खड़ी थी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम काम की तलाश में बाहर मत निकल जाना। मैं कोई पार्ट टाइम काम करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कॉलेज में थोड़ा ध्यान रखो। अवनी अपना भोजन लेकर अपनी साइकिल पर कॉलेज पहुंच जाती है। तब चंद्रिका, जो कॉलेज में होती है, अवनी को आते देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग, आज भी लेट आई हो, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ मेरी जैसी कार खरीद लो, फिर मैं भी तुम्हें अपने और दोस्तों से मिलवा पाऊंगी। इधर अवनी कॉलेज के लिए निकलती है और उधर कविता काम की तलाश शुरू कर देती है। वो इधर उधर घूमते हुए प्रगति के घर के पास पहुंचती है और प्रगति को पौधों में पानी देखते देखती है। मैडम, कृपया मुझे अपने घर पर काम के लिए रख लें, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। मेरी एक बेटी है और मैं एक विधवा हूँ। मुझे काम की सख्त जरूरत है। मुझे अकेले ही अपनी बेटी का ध्यान रखना है, और अगर आप कुछ काम देकर मेरी मदद करती हैं तो मैं अपना सारा काम कर दूंगी मैडम। प्रगति को कविता की ईमानदारी पसंद आई और उसने उसे अपने घर में रख लिया। जब चंद्रिका कॉलेज से घर लौटी तो वो घर पर कविता को देखकर पूछने लगी, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम यहाँ पैसे चुराने आई हो तो इधर उधर घूमना बंद करके सीधे मेरे पापा के बेडरूम में जाओ और उनके गले पर चाकू रख दो। नहीं नहीं मैडम, मैं इस घर में नई नौकरानी हूँ। छी छी, मुझसे दूर रहो। और ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं कि तुम्हारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है? भाई देखो, हम अमीर लोग चाहते हैं कि हमारे नौकर भी अमीर दिखे। मॉम! चंद्रिका की पुकार सुनकर प्रगति बाहर आई। क्या हुआ? मॉम, ये हमारी नौकरानी नहीं, कोई भिखारन लग रही है। इसे कुछ अच्छे से कपड़े दे दो ना। हमारी ऊंची क्लास है, हमारे नौकर भी अच्छे लगने चाहिए, ऐसे फटीचर नहीं। प्रगति को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप अपनी कुछ पुरानी साड़ियां लाकर उसे देती है। लो, कपड़े बदल लो। कविता जाती है और एक अच्छी सी साड़ी पहनकर आती है। उसे देखकर, ये ही ना बात, अब तुम इस घर में काम करने लायक लग रही हो। और वहां से चली जाती है। अवनी हर जगह पार्ट टाइम जॉब ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। इतने में उसे पता चलता है कि उसकी माँ किसी के घर काम करती है, लेकिन वो माँ से कुछ नहीं कहती। एक दिन कविता बहुत बीमार पड़ जाती है और बिस्तर से उठ नहीं पाती। अवनी बेटा, आज तुम उस घर में जाओ जहाँ मैं काम करती हूँ और वहाँ काम खत्म करके आज के पैसे ले लेना। ठीक है? अच्छा माँ, तुम आराम करो, मैं कर दूंगी उस घर का काम, फिक्र ना करो। ये कहकर उसने उस घर का पता पूछा जहाँ उसकी माँ काम करती थी। ये एक बहुत बड़ा घर था और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वो प्रगति से मिलती है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम अवनी है और मैं जो आपके यहाँ कविता काम करती है उनकी बेटी हूँ। आज माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे काम करने के लिए भेजा है, तो आप मुझे बताएं। मेरा काम तो लगभग पूरा हो चुका है बेटा, तुम मेरी बेटी के कमरे में जाकर उससे पूछ लो। अगर कोई काम हमेशा अधूरा रहता है तो उसी का रहता है। अवनी इस बात पर मुस्कुरा देती है और धीरे से कमरे की ओर चल देती है। चंद्रिका अपने कमरे में अपने चेहरे के सामने किताब रखकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस आवाज के लिए चंद्रिका अपने चेहरे से किताब हटाती है और अवनी को अपने सामने देखती है। अवनी ने और उसने एक दूसरे को देखा और देखकर खुश हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मैं अपनी माँ की जगह यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं काम करूंगी तुम्हारा सारा। बोलो क्या काम है? क्या तुम हमारी नौकरानी कविता की बेटी हो? ये तो बहुत अजीब बात है। उसके पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते।
ठीक है, तो उस अलमारी में मेरे जूते रखे हैं, उन्हें पॉलिश करके तैयार कर दो। बिना एक भी शब्द कहे अवनी जाती है और अलमारी से जूते निकालकर उनकी पॉलिश करती है और चंद्रिका के पास वापस आती है उसके अगले काम के लिए। ओह, तुमने इतनी जल्दी पॉलिश कर भी दी। चलो अब ये सारा कमरा डस्टिंग कर दो। अवनी ने सारे कमरे पर नजर दौड़ाई। ये तो इतना साफ सुथरा है चंद्रिका। जो कह रही हूँ चुपचाप करो यार, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हारी औकात नहीं मुझसे दोस्ती करने की। अवनी चंद्रिका की कठोर बातों से परेशान हो जाती है और चुपचाप उसके लिए एक कप कॉफी लेकर आती है। चंद्रिका कप लेकर नीचे गिरा देती है। अब जाओ पोछा ले आओ और फर्श चमका दो। इतना घमंड चंद्रिका? हाँ, खूं घमंडी, तुम अपने काम से काम रखो। फिर चंद्रिका अपना शटल उठाकर लॉन में चली जाती है। अवनी फर्श को पोंछने के बाद चंद्रिका के पास अपने अगले काम के लिए जाती है। क्या तुम शटल खेलना जानती हो? हाँ जानती तो हूँ, लेकिन नौकरानी हूँ, मालिक के साथ कैसे खेलूं? इस तरह की बेहुदा बातें मत करो, चुपचाप खेलो, समझी? और वे दोनों बहुत मजे से शटल खेलना शुरू करते हैं। अचानक एक सांप चंद्रिका के पास से गुजरता है। चंद्रिका अपने खेल में पूरी तरह रमी हुई थी। वो गलती से उस पर अपना पैर रख देती है और सांप उसे काट लेता है। वो नीचे गिर पड़ती है। अवनी, अवनी मेरी मदद करो, मुझे एक सांप ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो चंद्रिका, घबराओ मत। ये कहकर वो घर के बाहर दौड़ती है और चंद्रिका को अस्पताल ले जाने के लिए एक ऑटो लाती है। अस्पताल में डॉक्टर जांच करता है और आवश्यक दवा देता है। वे दोनों वापस घर आ जाती हैं। सॉरी अवनी, मैंने तुमसे बहुत रूखे तरीके से बात की, तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। आज तुम न होती तो मैं मर जाती। तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो चंद्रिका, और मैंने सिर्फ एक दोस्त होने का फर्ज निभाया है। इस घटना के बाद से चंद्रिका पूरी तरह से बदल गई।